अभी तक हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, सेकंड पढ़ा था हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर पढ़ा हमने पृथ्वी की भू आकृतियां। आकृतियों के बाद आते हैं हम धीरे धीरे। वैसे हम ये कौन से ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं? हम ज्योग्राफी में हम जियोमेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी कैसे आई, पृथ्वी की आकृतियां कैसे बनी, और पृथ्वी पे जितने महासागर हैं, गार्ज हैं, कैनियन हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, कैसे कैसे इनका विकास हुआ। तो आज का भी टॉपिक हमारा है कि पृथ्वी पर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार से हुआ। आज हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखती है कि यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कुछ भाग जो नीला नीला भाग है वो क्या है बेटा, वो भाग आपका महासागर वाला है, और जो आपका ग्रीन ग्रीन भाग है वो आपका महाद्वीप वाला भाग है ना। ऐसे करके हम पृथ्वी को देखते हैं, ठीक है। तो आखिर ये महासागर और महाद्वीप का वितरण किस प्रकार से हुआ, वी हैव टू लर्न अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि भाई कैसे महासागर और महाद्वीपों का वितरण हुआ है, ठीक है। महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत हुआ है। हमें नहीं पता था कि महाद्वीप इस तरीके से, आज जो हमारे आज यहाँ पर क्या करते हैं, महाद्वीप इस प्रकार से ही है ना। हमें नहीं पता था पहले कि हमारे यहाँ महाद्वीप इस प्रकार से ही थे। अच्छा, फिर हमें कैसे पता चला कि इस प्रकार से नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी तरीके से हमें पता है। बस हमें इतना पता है कि हमने जितनी भी खोज की है उसके अनुसार हमें इनके जो प्लेट्स हैं ये, ठीक है, इनके जो तट है यहाँ पे सेम फॉसिल फॉइल्स मिले, तो हमने इसके अनुसार ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था? महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। तो पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र, क्या पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र 29% हिस्सा महाद्वीप द्वारा कवर किया गया है। शेष जो है 79 महासागरों द्वारा कवर किया गया है। एक सर्वमान्य तथ्य है कि महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति अतीत में एक जैसी नहीं रही, आने वाले समय में उनकी वर्तमान स्थिति बनी नहीं रहेगी। कहने का मतलब ना तो ये पहले इस प्रकार से थे और ना ही आने वाले टाइम पे इस प्रकार से रहेंगे। यानी कि यहाँ पे एक सिद्धांत है, वो है चेंज, ठीक है। हर चीज बदलती है और ये भी बदलता ही रहता है अपना स्वरूप, ठीक है। 1912 में जर्मन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर, इनका नाम याद रखना, क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के रूप में एक व्यापक तर्क प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि देखो, जरा गौर से देखो, इसको देखो पहले आप, ठीक है। इन्होंने कहा कि पहले महाद्वीप शायद इस प्रकार से हुआ करता था। कब? 250 मिलियन ईयर्स अगो। फिर इन्होंने कहा पहले किस प्लेट का नाम, सिर्फ एक प्लेट थी इसके पास, वो थी पेंजिया। सेकेंडली देखा तो धीरे धीरे ये महाद्वीप में क्या आया बेटा, खिंचाव आया, और यहाँ पे महाद्वीप क्या हुआ, अलग अलग होता हुआ नजर आया। इसीलिए हमने इसे क्या बोला, इसमें अलग दो प्लेट्स बना दी, एक थी लोरेशिया और एक थी गोंडवाना लैंड, ठीक है। और मिनिमम कितने, 200 करोड़ साल पहले, यानी कि 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब धीरे 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 क्या हुआ, लोरेशिया की प्लेट भी क्या हुई, पार्ट 1 पार्ट 2 में टूट गई, और गोंडवाना लैंड की भी प्लेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में टूट गई, ठीक है। एंड देन आफ्टर सम ईयर ऑल्सो देयर ऑल्सो क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट अ गैप, यस, दिस इज अ गैप, और यहाँ पे क्या हुआ, इसी प्रकार से इसको कहा गया क्या, विस्थान। उनके अनुसार क्या था बेटा, अब ये पढ़ लेते हैं हमने मैप देखे हैं, ठीक है। सभी महाद्वीप एक बार मिलकर एक महाद्वीप बना करते थे, ठीक है, करते थे, अब नहीं है। कितने, 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी एक एकल भूमि द्रव्यमान क्या सुपर कॉन्टिनेंट से बनी थी, जिसका नाम कहा इन्होंने पेंजिया, जिसका अर्थ है सभी भूमि, और चारों ओर एकल महासागर जिसे पैंथलासा कहा। यहाँ पे सिर्फ ये जो महासागर दिख रहा है इसे पैंथलासा कहा, कोई पैसिफिक, अटलांटिक या कुछ और नाम नहीं था,
है ना, उन्हें तर्क दिया कि 200 मिलियन वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया विभाजित होने शुरू हो गया। अब 250 मिलियन साल पहले तो भाई इतना ही था। अब धीरे धीरे 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। महाद्वीपीय द्रव्यमानों में टूट गया, अर्थात उत्तर में लोरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ठीक है। लोरेशिया आगे यूरेशिया उत्तरी अमेरिका में टूट गया। कहने का मतलब क्या है, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। क्या इन्होंने कहा, पहली कंडीशन इन्होंने क्या बताई, पहली कंडीशन इन्होंने बताई कि पहले हमारा सिर्फ पेंजिया हुआ करता था, है ना, ये रहा ना, पहले हमारा सिर्फ पेंजिया हुआ करता था। तो हमने लिख दिया भैया पहले हमारा सिर्फ पेंजिया हुआ करता था, ठीक है। अब पेंजिया सेकंड स्टेशन में और पेंजिया क्या था, महाद्वीप था। पैंथेलासा क्या था, महासागर था। क्या पैंथेलासा क्या था, पैंथेलासा महासागर था, ठीक है, पैंथेलासा महासागर था। अब सेकंड स्टेट आती है कि ये पेंजिया जो है, जो हमारा पेंजिया था बेटा, वो दो भागों में टूट गया, जिसका नाम था क्या, एक का नाम क्या था, एक का नाम था लोरेशिया और एक का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। एक का नाम था लोरेशिया, एक का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है, एक का नाम था लोरेशिया और एक का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, ये भी दुख झेल लिया। तीसरे स्टेज में क्या हुआ, आगे चल के ये जो लोरेशिया की प्लेट थी, है ना, आगे यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में टूटी। किसमें टूटी, आगे जो लोरेशिया की प्लेट थी ये वाली, ठीक है, ये प्लेट इसमें टूटी। ये जो लोरेशिया की प्लेट थी ये आगे दो भागों में मिलकर टूट गई। एक का नाम बना क्या, यूरेशिया, शायद ये यूरोप का भाग आगे जाके बना, और एक का नाम था क्या, दूसरे का नाम क्या था, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, क्या था, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है, ठीक है। अब तीसरा स्टेज कंप्लीट हो गई। फिर आती है आपकी फोर्थ स्टेज। अब हमारे पास तीन आ गए, है ना, लोरेशिया टूट गई उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ, गोंडवाना लैंड अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में और भारत में विभाजित हो गया। क्या हुआ, आगे चल के नंबर 4 पे हुआ क्या कि जो गोंडवाना लैंड है, ये तो लोरेशिया था, है ना, लोरेशिया टूट गया था। अब यहाँ पे क्या था, नंबर 4 पे गोंडवाना लैंड टूट गया, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा भी टूट गया नंबर 4 पे, ठीक है। ये कैसे टूटा बेटा, ये टूटा आपका पहला, ठीक है, पहला क्या था बेटा, किसमें, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, किसमें टूटा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में, सी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। तो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा भारत, ठीक है, भारत में इसका हिस्सा बढ़ गया। हुआ क्या बेटा इसके बाद कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने वाले साक्ष्य भी मिले। अच्छा, ये सब तो हमने अनुमान लगा दिया भाई, पर किस बिहाफ पर ख्वाब थोड़ी बुनने थे हमें, तो हमने सिद्धांत देखे। महाद्वीप के संगत किनारे आपस में फिट होते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी किनारे आपस में फिट होते हैं। तो यानी कि हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि अफ्रीका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा, ठीक है। तो अफ्रीका का पश्चिम किनारा कौन सा हो जाएगा, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दिखाए थे, है ना, अफ्रीका का ये हो गया पश्चिम किनारा और ये हो गया आपका कहाँ, पूर्वी किनारा। तो ये लगता है आपस में फिट हो रहे, है ना। और क्या देखा हमने, और देखा कि ब्राजील के तट पे पश्चिम चट्टाने, ब्राजील के तट से प्राचीन चट्टान की पट्टी कहाँ से मिलती है, पश्चिम अफ्रीका से मिलती है। और दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के तटीय क्षेत्र पर सबसे पुरानी निक्षेप जुरासिक युग के हैं,
जो कि स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि उस समय पहले महासागर मौजूद नहीं थे। तो यानी कि जो इनके तट पे मिलने वाले अवशेष हैं, निक्षेप हैं, वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम उनकी तिथियां हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे पता चल गया, क्योंकि बेटा हम कार्बन विधि से हिस्ट्री में पढ़ाया था, कार्बन विधि से हम अनुमान लगा लेते हैं सारे अवशेषों का, है ना। टिलाइट ग्लेशियर के जमाव से बनी तलछट चट्टानें और भारत के तलछट की गोंडवाना प्रणाली की दक्षिण गोलार्ध में विभिन्न भूभागों अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के समक्ष पाए जाते हैं। मतलब इन सारी चीजों को भी क्या देखा हमने, यहाँ पर भी जो तलछट थे, तलछट मतलब क्या होता है, जो तट पे पाए गए तलछट वो थे, उनमें भी समानता मिली। ठीक है, तभी तो हमने बोला कि गोंडवाना लैंड से ये सारे अलग हुए, तो इन सब में भी क्या मिली, समानता मिली। ठीक है, तो ये ग्लेशियल टिलाइट्स यानी कि पैलियो क्लाइमेट और महाद्वीपों के बहाव के साक्ष्य प्रदान करते हैं। अब समान दुर्लभ जीवाश्म विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए। हमने देखा कि कुछ समान जो थे, समान मतलब सेम पाए गए, है ना। उदाहरण के लिए कौन कौन सा, हमें भैया ये नहीं कि हम सिर्फ बातें फेंके जा रहे हैं, हमें पता भी होना चाहिए, है ना। मेसोसोरस एक छोटा सा क्या था, परमियम सरीसृप था। सरीसृप क्या होता है, तैरने वाले जो होते हैं। एक जीवाश्म केवल अफ्रीका अंटार्कटिका में पाए गए हैं। फर्न के पेड़ के जीवाश्म केवल भारत और अंटार्कटिका में पाए गए हैं। फर्न का पेड़ के जीवाश्म भी मिले। अब घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं, घाना में, है ना। हालांकि इस क्षेत्र में कोई स्रोत चट्टान नहीं है, फिर भी सोने की नसें जो थी वो ब्राजील में है। ठीक है, सोने की नसें ब्राजील में है और इससे पता चलता है कि घाना के सोने के भंडार ब्राजील के पठार से निकले हैं, जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे के बगल में स्थित थे। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, ब्राजील है इस जगह पर, और यहाँ पर घाना है। तो ये शायद आपस में पहले मिले हुए थे, इसलिए उनकी चट्टानें भी क्या है, यही पाई गई हैं। ठीक है, होप सो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। इफ अच्छे से समझ में आ रहा है तो पूरी तरीके से बने रहे भाई, ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब के साइड कुछ और भी आपका इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल हो रहा है। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी ओनली, ओके। कहीं और भी इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। It is very tough time for you, I know that, but you have to be focused very carefully for your studies, okay? So इसी तरीके से बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बोर होने की जरूरत नहीं है, फोकस करो पढ़ाई पर। जोक मारने हैं, जोक सुनने के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हो, ठीक है। और अच्छी लगी तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, कोई नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज महाद्वीपों का विस्थापन हेतु। अगर हमने पढ़ा कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, हमें वैगनर ने बता दिया कि भाई महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। एक मिनट, तो वैगनर ने हमें बता दिया क्या, कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, बट वैगनर ने अब हमें इसका कारण बताया। क्या बताया, है ना, कारण क्या बताया कि कुछ बल थे। क्या थे बेटा, कुछ बल, कुछ फोर्स ऐसे थे जिनके कारण क्या हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। ठीक है, महाद्वीप जो है उनका विस्थापन हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक, वेट, हाँ, विस्थापन हुआ। अब वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के लिए दो शक्तियां जिम्मेदार हैं। देखो जी, कौन सी वो दो शक्तियां हैं। पहला है ध्रुवीय पलायन बल, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसके कारण क्या लगता है, ध्रुवीय पलायन बल लगता है। दूसरा है ज्वारीय बल, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के तक लगता है। देखो, जब हमारे पानी जो होता है ऐसे आता है ना, ऐसे आता है ना, तो ज्वार भाटा, है ना। तो ये जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगता है। किसके आकर्षण की वजह से, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है। और ज्वारीय बल के कारण भी इन्होंने क्या कहा कि भाई
पृथ्वी का महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। हालांकि कई विद्वानों ने उपरोक्त बलों को अपर्याप्त माना। कई विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ इसी के कारण से नहीं, बाकी और भी रीजन हो सकते हैं जिनके कारण से हमारे जो पृथ्वी पे महाद्वीप है उनका विस्थापन हुआ। अब महाद्वीपों के विस्थापन के बाद जो अध्ययन किया गया वो किया गया संवहन धारा का सिद्धांत। इसे दिया होम्स ने, आर्थर होम्स ने 1923 के दशक में दिया। इनके अनुसार संवहन धारा मेंटल भाग में संचलित होती है। ये धाराएं रेडियोधर्मी तत्व के कारण उत्पत्ति होती है। जैसे कि उसने बोल दिया भाई ज्वारीय बल एक तो है ना, और एक तुम्हारा घूर्णन के कारण जो लगता है आपका पृथ्वी पे, वो बल कौन सा बल है, वो ध्रुवीय पलायन बल। तो इसने बोला वैगनर ने। और विद्वान कहते हैं नहीं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे कि संवहन धारा। संवहन धारा क्या बेटा, कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की लेयर पढ़ाई थी मैंने आपको, तो मेंटल में क्या होती है, मेंटल में भी कुछ ऐसे हमारे रेडियोधर्मी धाराएं होती हैं। मेंटल भाग में तापीय अंतर पैदा करती है। बल के मुद्दे को स्पष्ट करने का एक प्रयास था, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को खारिज कर दिया। ठीक है, कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ऐसा कुछ था ही नहीं। और महासागर तल का मानचित्र देखा, तो महासागर तल के मानचित्र करने के अभियान क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में महासागर राहत का विस्तृत दृश्य दिया गया और जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं के साथ गहरी खाड़ियां अस्तित्व का पता लगाया, जो मुख्य रूप से महाद्वीपीय मार्जिन के करीब स्थित है। ज्वालामुखी विस्फोटों के संदर्भ में महासागरीय कटक सबसे अधिक सक्रिय पाए जाते हैं और तिथि निर्धारण से पता चलता है कि महासागरीय क्रस्ट में मौजूद चट्टानें महाद्वीपीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत छोटी हैं और महासागरीय कटक के दोनों और शिखर समान दूरी पर स्थित चट्टानों की निर्माण की अवधि, रासायनिक संरचना, चुंबकीय गुण और उनके संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं पाई गई हैं। तो ना कि सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपी, बल्कि जो महासागर स्थल था उनके अंदर जो चट्टाने हैं, उस महासागर के अंदर होती है ना चट्टाने, महासागर के अंदर पहाड़ भी होते हैं, तो उसमें क्या है, उनकी भी जो अवशेष थे वो भी, उनकी चट्टानों की एजेस भी क्या थी, बेसिकली सेम ही थी। ठीक है, और बल्कि शिखर से दूर जाने पर उनकी आयु बढ़ती जाती है। तो शायद महासागर भी क्या थे बेटा, पहले एक ही थे। अब जैसे महासागरीय तल विन्यास के बारे में और वैज्ञानिकों ने बोला, क्या गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। अब ये मुख्य भाग कौन से हैं? पहला, महाद्वीपीय सीमाएं। इनमें महाद्वीप के शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान और महाद्वीपीय उभार और गहरी समुद्री खाड़ियां शामिल हैं। ठीक है, महाद्वीपीय सीमाओं के अंदर ये महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र के बेसिनों के बीच संक्रमण का निर्माण करती है। दूसरा है अथाह मैदान महाद्वीपों का, है ना, अथाह मैदान। ये कौन सा हो गया भाई? ये वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपीय तलछट को किनारों से आगे बढ़ते हैं और जमा हो जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे मध्य महासागरीय कटक के बीच विस्तृत मैदान है। फिर आता है मध्य महासागरीय कटक। क्या आता है? मध्य महासागरीय कटक। देखो, अगर आप इसको इमेज को थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, देखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियां, यानी कि यह आपका महासागर है, ठीक है, और इसके बीच में आपका क्या है बेटा, इसके बीच में आपका देखा हो तो यहाँ पे ना पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत प्रणालियां। ये पानी है, ठीक है, ये पानी के ऊपर का हिस्सा है, ये पानी के ऊपर का हिस्सा है, ये पानी है हमारा यहाँ पर, ठीक है, पानी है, ये पानी के अंदर ही पाया गया है। ठीक है, तो पूरी लंबाई के पार्श्व शामिल है। दरार प्रणाली उच्च जलवायु गतिविधि का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जलवायु विस्फोट भी होगा, जाहिर सी बात है। अब जरा आप एक बार ये देखें गौर से, ठीक है, ये देखें आप आराम से, ये जो मैंने इमेज इस पे लगा रखी है। देखो, अगर हम इस इमेज को अच्छे से देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि देखो जो ये एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ठीक है, शायद ये आपको ना दिखेगी नहीं, इससे मैं इसे रब कर देती हूँ, ये ले लेती हूँ, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, स्लोप राइज, है ना, एबिसल प्लेन, और यहाँ है आइसलैंड। तो आप देखो पानी का जो स्तर है ना बेटा, वो भी कहीं ना कहीं महाद्वीपों के ऊपर ही है, इसलिए महासागर के नीचे डीप सी में भी क्या पाया जाता है बेटा, डीप सी के अंदर भी पैंजिया का हिस्सा पाया जाता है। तभी हमने यहाँ की जो चट्टाने हैं और अदर जो मैं दिखाती हूँ आपको मैप, है ना, जो हम अभी देख रहे थे, जो यहाँ की चट्टाने हैं और ये जो चट्टाने हैं, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, तो इनके बीच का जो हमने गैप ये देखा है,
ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं जमीन होगी, इसलिए हमने क्या करा, इसका अंदाजा लगाया। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके, ये होते हैं आपके मैदान। ठीक है, ये सीमाएं होती हैं इसकी। ठीक है, इसके अलावा आते हैं मध्य महासागरीय कटक, जैसे कि ये जो ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है। समझ में आई? अब आते हैं समुद्री तल का फैलाव। समुद्री का तल का फैलाव बहाव के बाद अध्ययन का मध्य महासागरीय रिज दोनों और चट्टानों की चुंबकीय गुण है। तो भाई विश्लेषण से हैस ने क्या कहा, हैस कहते हैं अपनी परिकल्पना में प्रेरित करते हैं, समुद्र तल फैलाव के रूप में जाना जाता है उनकी परिकल्पना को। ये कहते हैं महासागरीय कटकों की पपड़ी पर लगातार विस्फोटों के कारण महासागरीय पपड़ी टूट जाती है और नया लावा उसमें विलीन हो जाता है। तो इस जिससे महासागरीय पपड़ी दोनों धकेल दी जाती है। इस तरह महासागरीय तल फैलता रहता है। इनका कहना है कि भाई आखिर ये महासागरीय तल जो है, तल बोले तो क्या, तल बोले तो ये जो आपको भूमि दिख रही है चॉकलेटी कलर की, ये तल होती है। ठीक है, तो कैसे फैल रहा है भाई ये तल, आखिर ये बनता कैसे जा रहा है? तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पहाड़ है, इसमें से ज्वालामुखी निकली, मैग्मा फैला और ये तल पर इस प्रकार से फैलता चला गया, है ना, ये तल पर। और दूसरी दोबारा हुई तो दोबारा इस पे ये जम गया, फिर हुआ तो फिर इस पे ये जम गया। तो भाई इतने सालों से ये मैग्मा इसी प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट हो रही होगी, है ना, इसी वजह से इसका तल जो है फैलता चला गया। तल बोले तो इसके अंदर क्या, पृथ्वी के मतलब जो भूमि का टुकड़ा है वो किस प्रकार से बन रहा है। महासागरीय पपड़ी छोटी होती है और उसके साथ महासागरीय पपड़ी का उपभोग विचार किया। उन्होंने तर्क दिया ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण महासागरीय तल पपड़ी की ओर धकेल दिया जाता है, महासागरीय खाड़ियों में डूब जाता है और इस तरह भस्म हो जाता है। नई पपड़ी बनती जाती है, पुरानी खत्म होती जाती है। आते हैं थाली की वास्तुकला के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या था, मैकेंजी और पार्कर मॉर्गन स्वतंत्र रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स नामक एक सिद्धांत तैयार किया। पृथ्वी की सतह कठोर लिथोस्फेरिक स्लैब और महाद्वीपीय महासागरीय दोनों से बनी थी, जिन्हें तकनीकी रूप से प्लेट कहा जाता है। इन लिथोस्फेरिक प्लेटों की क्रिस्टल प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। टेक्टोनिक शब्द ग्रीक शब्द टेक्टन से लिया गया है, जिसका अर्थ है बिल्डर। ठीक है, ये प्लेटें एस्थोनिस्फीयर पर कठोर इकाइयों के रूप में क्षैतिज रूप से चलती हैं। अब प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब हम टेक्टोनिक प्लेट की बात कर रहे हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन सी प्लेट बड़ा हिस्सा घेरती है। तो उदाहरण यूरेशियन प्लेट हो गई, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, जो प्रशांत प्लेट काफी हद तक महासागरीय प्लेट है। तो थाली की वास्तुकला मतलब सिर्फ इतना कि प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने तैयार किया। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का अनुसार क्या था कि ये है आपका मेन थिंग कि भाई इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया, है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख और कई छोटी प्लेटों में विभाजित है। प्रमुख प्लेटें मुड़े हुए पहाड़ों, कटकों, खाइयों और दोषों से घिरी हुई प्लेटें हैं। प्लेटों की गति मानव पैदा करता है, जिसके तहत दोष, ज्वालामुखी और गतिविधियां होती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों में टूटी हुई है, जो हमने अभी पहले ही पढ़ लिया था। अब ये 7 प्रमुख प्लेटें कौन सी हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। तो अंटार्कटिका और आपस में महासागरीय प्लेट, प्रशांत प्लेट, महासागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका के पूर्वी अटलांटिक तल प्लेट के साथ यूरेशिया और सीमा पर्वतीय महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट। ये 7 प्लेटें याद कर ले कौन कौन सी है। ज्योग्राफी पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें जो लघु हैं, ठीक है, ये क्या थी आपकी, ये प्रमुख प्लेटें थी। अब कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी है, जैसे नास्का प्लेट हो गई, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। अरब प्लेट कहाँ पाई जाती है, ये प्लेट सऊदी अरब का भूभाग है। कोकोस कहाँ पाई जाती है, अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। फिलीपीन कहाँ पाई जाती है, एशिया और प्रशांत के बीच में पाई जाती है। फूजी प्लेट कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग में। कैरोलिन प्लेट कहाँ पाई जाती है, फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच में। न्यू गिनी के उत्तर में पाई जाती है, समझे। नेक्स्ट इज वेट, हाँ, भूवैज्ञानिक
अतीत में सभी प्लेटें गति करती रही हैं। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि सभी प्लेटें अतीत में गति करती रही हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, या तो प्लेटें टूटेंगी, है ना, और टूटेंगी, या फिर ये आपस में क्लोज आएंगी, है ना। अभी तो हमें भी नहीं पता आखिर होगा क्या। पैंसिया विभिन्न महाद्वीपीय द्रव्यमानों में अभिसरण का परिणाम था जो एक दूसरे प्लेटों का हिस्सा थे। अभिसरण क्या होता है बेटा, अभिसारी में क्या होता है, दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं, अलग होना शुरू कर देती हैं। जैसे कि हमने माना कि ये वाला हिस्सा जो है वो इस वाले हिस्से से क्या हुआ है बेटा, अलग हुआ है। ये वाला हिस्सा जो है वो इस वाले हिस्से से, और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से अलग हुआ है। ये थोड़ा सा खिसक गया, ये थोड़ा सा खिसक गया, यहाँ से इधर आना था इसको, है ना। तो ये अभिसारी प्लेट ही तो है ना। GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्लेट मूवमेंट गति को मापता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख लो GMSS, ठीक है। ग्लोबल GN फॉर नेस्ट है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये क्या करता है, प्लेट की गति को मापता है। प्लेट मूवमेंट को की देर काफी भिन्न होती है और उदाहरण के लिए आर्कटिक रिज की गति सबसे धीमी है, 2.5 सेंटीमीटर वर्ष से भी कम है, और दक्षिण प्रशांत के पूर्वी प्रशांत का उदय 15 सेंटीमीटर वर्ष से भी अधिक की तेज गति से होता है, ठीक है। संवहन प्रवाह प्लेटों की गति संवहन कोशिका के कारण होती है। संवहन सेल पिघली हुई सामग्री के संचालन है जो कोर से प्राप्त गर्मी के कारण होता है। पृथ्वी के भीतर गर्मी मुख्य रूप से दो स्रोतों से आती है। अच्छा, पृथ्वी के भीतर कौन सी गर्मी है, जो कौन से जब हमारी प्लेट जो होती है वो गति करती है, संवहन करती है, तो पिघली हुई सामग्री का संचालन होने लग जाता है। कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वी के अंदर सामग्री है, चाहे वो सियाल, सीमा या फिर नाइफ है, ठीक है, तो उसका क्या होने लग जाता है बेटा, संचालन होता है। तो पृथ्वी के भीतर की गर्मी जो है मुख्य दो स्रोतों से आती है। कौन कौन से स्रोत है वो, रेडियोधर्मी क्षय और अवशिष्ट गर्मी कठोर प्लेटों के नीचे स्थित गर्म नरम मेंटल की धीमी गति प्लेट की कुछ पीछे प्रेरक शक्ति है। प्लेटों की गति के कारण सिलवटें, दोष, भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। अब जब प्लेटें गति करती हैं तो या तो क्या होगा, सिलवटें आएंगी, है ना, पृथ्वी के जो फरपटी है उस पर, या फिर भूकंप आएंगे, या फिर ज्वालामुखी आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज भूवैज्ञानिक अतीत में प्लेटें गति करती हैं। ये तो मैंने सर बता दिया अभी कि, है ना, ये सारा लिखा है मैंने इधर। प्लेटें सीमाओं के तीन मुख्य प्रकार हैं बेटा। प्लेटें हमने पढ़ी हो, 6th क्लास में भी बताया गया है। जो हमारी प्लेटें होती हैं वो इनकी गति के कारण ही क्या होता है बेटा, भूकंप आता है या ज्वालामुखी आती है, कोई भी डिजास्टर आता है ना। तो हमारे पास कितने प्रकार की प्लेटें होती है, 3 प्रकार की हलचल प्लेटें होती है। एक तो होती है अपसारी, क्या होती है, अपसारी, ठीक है, सीमा भी बोलते हैं इसे, और अभिसारी क्या होती है, अभिसारी। ये शैल नहीं है बेटा, क्या है, ये प्लेटें हैं, ठीक है। आग्नेय अवसादी वो शैल होती हैं, शैल अलग होती हैं, वो पृथ्वी के जो परपटी और पृथ्वी के अंदर का भाग है उसका हिस्सा होती हैं, ठीक है। और रूपांतरण क्या होती है, रूपांतरण, ठीक है। तो अवसारी सीमा क्या है, हम एक छोटे से डायग्राम से समझेंगे कि अवसारी सीमा क्या है, ठीक है। मान लो कि ये प्लेट है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, प्लेट है, ओके, एंड ये भी क्या है, आपकी एक प्लेट है, ठीक है। ये पहले दोनों एक ही प्लेट का हिस्सा थी, ये दोनों कैसी थी, इजिकल्स टू, ये दोनों इस प्रकार से जुड़ी हुई थी। पर अब क्या हो गया, इनके बीच में क्या आई बेटा, दरार आई, और ये दोनों अलग हो गई, ठीक है। ये तो इधर चली गई, है ना, और ये चली गई, ठीक है, ये इधर और ये इधर चली गई, एंड इट्स कॉल्ड अपसारी सीमा, ठीक है। ये तो इधर चली गई मैडम जी प्लेट, ठीक है, और ये इधर से लगी। इसी प्रकार से देखे तो अभिसारी, आई थिंक ये गलत हो गया, वेट, हाँ, ये जो है आपस में जुड़ जाती हैं अपसारी, यस, ये आपस में जुड़ती हैं, तभी ये क्या बन गई, एक प्लेट बन गई, ठीक है, ये आपस में जुड़ गई। पर वहीं पे कोई एक प्लेट जो है वो क्या होती है बेटे, टूट जाती है और दो भागों में अलग अलग चली जाती है, ठीक है। एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, तो ये कौन सी हो जाती है, अभिसारी। और ये वाली प्लेट जो होती है, रूपांतरण प्लेट जो होती है, ये इस प्रकार से होती है कुछ। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि एक प्लेट के ऊपर
दूसरी प्लेट क्या आ जाती है बेटा, चढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं रूपांतरण। चलो पढ़ लेते हैं, अब कोई इशू नहीं है। अब सारी प्लेट सीमा जहां दो प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है, वह स्थान जहां दूसरे से दूर जाती है उन्हें अपसारी बोलते हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है, मेग्मा, जैसे कि कहीं पर क्या होगा बेटा, ज्वालामुखी फटी और एक नई समुद्री परत बनी, ठीक है, अपसारी प्लेट सीमा संरचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अभिसारी सीमा है, अभिसारी सीमा जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है। अब जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर जो होगा वो बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि इन दोनों के टकराने से हमारी पृथ्वी पे क्या बन जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर आप देखते हो कि वही पर्वत जैसी श्रृंखलाएं सामने आती हैं, ठीक है। एक छोटा सा इमेजिनेशन देखते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन ये है, मान लेते हैं ऐसा कि आने वाले टाइम पर क्या हो, आने वाले टाइम पर ये वाली प्लेट, ठीक है, ये प्लेट साउथ अमेरिका की, नहीं साउथ अमेरिका की छोड़ो, चलो ये अफ्रीका की ये प्लेट इंडिया से लग जाए यहाँ पर, है ना। इंडिया जो कॉन्टिनेंटल एरिया है इंडिया का, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, केरला वाले साइड, इससे आके यहाँ पे वो लग जाए बिकॉज ऑफ अभिसारी सीमा, ठीक है, ठीक है, ये लग जाए तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। पर क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, और पर्वत श्रृंखला आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का मौसम, क्लाइमेट वगैरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। होप सो समझ